हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। हमारी स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग से जुड़े हुए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसकी टेक्निक को समझेंगे और अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का जो हमारा ये सेशन है, ये प्रैक्टिस पे बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑफिशियल गाइडिंग बॉडी अंडर विच शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड अंडर पीएमकेवीवाई स्कीम। पीएमकेवीवाई दैट इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौन सी ऐसी ऑफिशियल गाइडिंग बॉडी है जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। ए इज सेक्टर स्किल काउंसिल्स दैट इज एसएससीज, B is Council for Indian School Certificate Examination, C is National Skills Qualification Framework, and D is none of the above. Name the official guiding body. Guiding body का नाम बताना है जिसके गाइडलाइंस के अंतर्गत, जिसकी गाइडलाइंस के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग या प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग की प्रोग्राम्स चलते हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो है गाइडिंग। गाइडिंग बॉडी आपको बताना है जिसके गाइडेंस के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है सेक्टर स्किल काउंसिल, दूसरा है काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन दैट इज CISSCE, और NSQF नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, और नन ऑफ द अबव। आप लोगों को पता होगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जो गाइडलाइंस देता है वो कौन देता है? नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड मैक्सिमम जो प्रोग्राम्स है उन सबके लिए NSQF की गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी होता है। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत भी जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो NSQF के गाइडलाइंस पे चलते हैं। NSQF के जो गाइडलाइंस है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, उसके गाइडलाइंस पे चलते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट स्टैंड्स फॉर। अच्छा, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा ये किस टॉपिक से, मैं साथ ही आपको टॉपिक्स भी बनाते चलूंगा। ये है योजना है, स्कीम। ये जो है स्कीम्स वाले टॉपिक से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट स्टैंड्स फॉर, मोस्ट का क्या मतलब है ये आपको बताना है। मोस्ट स्टैंड्स फॉर मशीनरी ऑफिस। देखिए, आप लोग जो ए बता रहे हैं इसमें गाइडिंग बॉडी मैंने कहा है, कौन सी बॉडी देती है ये नहीं पूछा है, कौन सी बॉडी ट्रेनिंग देती है ये नहीं पूछा जा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि गाइडिंग शब्द पे आप ध्यान दो। गाइडलाइंस कौन डिटरमाइन करता है? गाइडलाइंस NSQF डिटरमाइन करता है। NSQF का काम ही है गाइडलाइंस डिटरमाइन करना। ठीक है, इसलिए गाइडिंग, इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज गाइडिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट स्टैंड्स फॉर, मोस्ट जो है उसका फुल फॉर्म आपको बताना है। दिस इज एन एक्रोनियम बेसिकली। इस एक्रोनियम का क्या फुल फॉर्म है ये आपको बताना है। ए मशीनरी, और इसमें 4 लेटर्स है MOST। ये 4 लेटर्स किसके लिए स्टैंड करते हैं, इसका क्या फुल फॉर्म है ये दरअसल आपको बताना है। तो ए क्या है? मशीनरी ऑफिस स्टाफ एंड टेक्नोलॉजी। बी है मिशन ऑब्जेक्टिव्स स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स। सी है मैक्सिमम आउटपुट स्ट्रेटजी टूल्स, और डी है मैनेजर ऑपरेटर सेलर एंड ट्रेडर। मेरे हिसाब से ये बहुत आसान है। अगर आप लोगों को फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो तो MCQs में फैक्चुअल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं मैक्सिमम। इसका ऑप्शन है बी। बी इज द करेक्ट आंसर, जो आप लोग बता भी रहे हो। बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। मिशन ऑब्जेक्टिव्स स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स, इसको बोलते हैं मोस्ट। मोस्ट जो है उसका मतलब क्या होता है? मिशन ऑब्जेक्टिव्स स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स। राइट, तो ये आपके सिलेबस में एक टॉपिक है, विजन मिशन एंड गोल्स, उससे रिलेटेड टॉपिक है विजन मिशन एंड गोल्स। तो मिशन ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स
ये है मोस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रिपेयरिंग अ स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस को बनाते समय इनमें से कौन सी बात को ध्यान में रखना पड़ता है। ए ऑप्शन है, इट शुड बी फोकस ऑन वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज टुडे, नॉट वेयर इट कुड बी इन द फ्यूचर। बी है, अ स्वॉट एनालिसिस इज ऑब्जेक्टिव। सी है, इट शुड बी स्पेसिफिक एंड अवॉइड ग्रे एरियाज। एंड डी है, it should analyze the organization only and ignore the performance of competitors। ठीक है, 4 ऑप्शंस है, इसमें से कौन सा सही है। स्वॉट एनालिसिस जो है उसको प्रिपेयर करते समय कौन सी बात को ध्यान में रखना चाहिए, ये बताया जा रहा है। ए ऑप्शन आपको बता रहा है कि हमारा जो स्वॉट एनालिसिस है ये सिर्फ आज पे मतलब करंट सिचुएशन पे बेस होना चाहिए, फोकस करना चाहिए, फ्यूचर के बारे में इसका कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस जो है उसमें सिर्फ हमें प्रेजेंट सिनेरियो और प्रेजेंट चीजों पे ध्यान देना चाहिए, फ्यूचर के बारे में ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा बोल रहा है कि स्वॉट एनालिसिस ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तीसरा बोल रहा है कि इट शुड बी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए या ऑब्जेक्टिव होता है। बेसिकली ये कह रहा है कि स्वॉट एनालिसिस ऑब्जेक्टिव होता है, स्वॉट एनालिसिस ऑब्जेक्टिव होता है। सी क्या कह रहा है, ये स्पेसिफिक होना चाहिए और ग्रे एरियाज को अवॉइड करना चाहिए। और चौथा ये है कि इट शुड एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशन ओनली एंड इग्नोर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स के परफॉर्मेंस को बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए, अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, एलिमिनेशन का मेथड लगाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो 100% गलत है, क्योंकि स्वॉट एनालिसिस में हम लोग स्किल्स आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, इन चारों के बारे में बात करते हैं। आप लोग जानते ही हैं स्वॉट एनालिसिस मींस व्हाट, योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस, योर द अपॉर्चुनिटीज बिफोर यू एंड द थ्रेट्स व्हिच आर पॉसिबल। तो अगर आप थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो ये सिर्फ प्रेजेंट नहीं होती, ये फ्यूचर भी होती है। क्या क्या थ्रेट्स आ सकते हैं हमें फ्यूचर में, उस पर हम काम करते हैं, या कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है जिसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है, कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं जिसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। तो ये तो फ्यूचर की चीजें हो गई, टुडे की चीज नहीं है, आज की चीज नहीं है। इसलिए फर्स्ट जो है वो हमारा गलत हो गया, क्योंकि स्वॉट एनालिसिस में हम फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखकर स्वॉट एनालिसिस करते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बी क्या है, स्वॉट एनालिसिस इज ऑब्जेक्टिव। स्वॉट एनालिसिस कैन नेवर बी ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हर इंसान की स्ट्रेंथ अलग है, वीकनेस अलग है, अपॉर्चुनिटीज अलग अलग है, तो इसमें सब्जेक्टिविटी रहती है, बिकॉज इसमें हम फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज जो है वो एक तरह की हमारी हाइपोथेसिस पे बेस्ड रहती है। हालांकि हाइपोथेसिस जो है वो किसी न किसी लॉजिक पे रहती है, लेकिन हाइपोथेटिकल चीजों में ऑब्जेक्टिविटी कभी नहीं रहती। अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज की, थ्रेट्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पर सब्जेक्टिविटी होगी, ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी, बिकॉज वो हाइपोथेटिकल चीजें होती है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया आपका बी। फिर डी देखते हैं पहले, इट शुड एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशन ओनली एंड इग्नोर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स। ये भी गलत है। ये क्यों गलत है, क्योंकि हमें हमारे सामने जो थ्रेट्स आएंगे, टी जो है वो थ्रेट्स हमें बाकियों के परफॉर्मेंस से ही आएंगे। अगर हम स्टैग्नेटेड है, हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन बाकियों का इंक्रीज हो रहा है, तो वो हमारे लिए कंपटीशन में आ जाएगा, हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए। ठीक है, इसके अलावा उनकी जो स्ट्रेंथ है, कहीं वो हमारी वीकनेसेस तो नहीं है, हमारे कॉम्पिटिटर्स की जो स्ट्रेंथ है वो हमारी वीकनेस तो नहीं है। तो जब भी आप किसी मार्केट में होते हैं, वेदर यू रन अ बिजनेस और एन इंस्टीट्यूशन, आपको हमेशा कॉम्पिटिटर से आगे निकलने के लिए कंटिन्यूअसली काम करना पड़ता है। तो ये भी गलत है। स्वॉट एनालिसिस में हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, चारों चीजें जब देखते हैं तो दूसरे कॉम्पिटिटर्स के लाइट में ही देखते हैं, उनके कंटेक्स्ट में ही देखते हैं। ये भी गलत है। तो सी इज द आंसर, इट शुड बी स्पेसिफिक एंड अवॉइड ग्रेट एरिया। ग्रे एरिया जो होते हैं, ग्रे एरियाज को अवॉइड करना चाहिए और स्पेसिफिक चीज इसमें होनी चाहिए। तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि स्वॉट एनालिसिस हमेशा ये होता है कि टू द पॉइंट हो और ग्रे एरियाज इसमें ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हमने देखा, ये स्वॉट एनालिसिस ही एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, स्वॉट एनालिसिस का क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये आपको नंबरिंग आगे से दिख रही होगी। एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस एक और प्रैक्टिस सेट में करवाए हैं, ये उसके आगे के हैं। तो अराउंड 10-11 क्वेश्चंस जो है प्रीवियस जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है
उसमें हो गए होंगे, वो आप लोग अगर आप लोगों ने देखा है ठीक है, नहीं तो आप देखिए। और अगला जो है ये हमारा प्रैक्टिस सेशन, वहां से फिर आगे का है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज डन बाय, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कौन करता है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज डन बाय ए हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बी मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सी लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट और डी फ्लोर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किसके द्वारा की जाती है किसी भी मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन में? किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कौन करता है? तो इट्स बेसिक क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का जो हाई लेवल होता है वो करता है, लोअर लेवल का काम इंप्लीमेंटेशन का होता है। स्ट्रेटेजी बनाने का, प्लानिंग करने का, पॉलिसी मेकिंग का काम कौन करता है? हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजी बनाना, पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग करना, ये सारा काम इसका है। जो लोअर लेवल्स होते हैं उनका काम मोस्टली उसको इंप्लीमेंट करने का होता है अलग अलग लेवल्स पे, ठीक है। तो ए इज द आंसर, हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलो। तो ये जो क्वेश्चन था प्रीवियस क्वेश्चन, ये आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से था। आप ही के सिलेबस में एक टॉपिक है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, उसी से रिलेटेड ये था। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्वॉट एलिमेंट्स आर इंटरनल फैक्टर्स फॉर अ बिजनेस। स्वॉट एनालिसिस के कौन से फैक्टर जो है वो किसी भी बिजनेस या बिजनेस बोल दो या इंस्टीट्यूशन बोल दो, उसके बिजनेस या इंस्टीट्यूशन या मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी बोल दो, उसके इंटरनल फैक्टर्स कहलाएंगे। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज एंड वीकनेसेस एंड थ्रेट्स। इंटरनल फैक्टर्स कौन से कहलाएंगे? स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज एंड वीकनेसेस एंड थ्रेट्स। इसमें से कौन से फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर है किसी एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट या इंस्टीट्यूट के? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए आपका सही आ जाएगा। स्ट्रेंथ और वीकनेस ये आपके इंटरनल फैक्टर है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो है वो आउटसाइड वर्ल्ड के एक्सटर्नल फैक्टर है। आपके सामने क्या अपॉर्चुनिटी आती है ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ, आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को कैसे मैनेज करके उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेते हैं वो आपके हाथ में है। तो आपके इंटरनल फैक्टर आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस है, इस पे आप काम कर सकते हो। स्ट्रेंथ को ज्यादा बढ़ा सकते हो, वीकनेस को कम कर सकते हो, लेकिन अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में नहीं है। अपॉर्चुनिटीज से लाभ लेना आपके हाथ में, वो एक्सटर्नल फैक्टर है। और थ्रेट भी, जो चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, आउटसाइड एक्सटर्नल चैलेंजेस होते हैं। आपके जो इंटरनल चैलेंज है वो तो आपके थ्रेट में आते हैं, सॉरी इसमें आते हैं आपकी वीकनेस में। मान लो आपका काम करने का मन ही नहीं हो रहा, तो वो आपका एक्सटर्नल, मतलब वो आपके सामने थ्रेट नहीं है, दैट इज योर वीकनेस। अगर आप स्वभाव से ही आलसी हो तो दैट इज नॉट थ्रेट, दैट इज योर वीकनेस, वो अलग बात है। थ्रेट जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर, जो बाहर की तरफ से चैलेंजेस आते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, वो। तो ये दोनों जो है स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये इंटरनल फैक्टर है। और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर, जो यहां भी दिया है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन था प्रीवियस क्वेश्चन, ये स्वॉट एनालिसिस से ही था, तो ये स्वॉट एनालिसिस का क्वेश्चन है। अगला देखिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग अ कंपनीज और इंस्टीट्यूट्स। कंपनी बोल लो चाहे इंस्टीट्यूट बोलो, अपन क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूट के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट बोल लो, इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन, व्हाटसोएवर, इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग इंस्टीट्यूट्स और इंस्टीट्यूट्स लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, नियर बाय गोल्स और करंट गोल्स यानी टुडेज गोल्स। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हम क्या डिटरमाइन करते हैं किसी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? कोई भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हम लोग किस चीज का निर्धारण या डिटर्मिनेशन करते हैं? तो लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, नियर बाय गोल्स और करंट गोल्स। तो आंसर इज ए, लॉन्ग टर्म गोल्स। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जब भी की जाती है वो आज या कल के बारे में नहीं होती, वो आगे के 1-2 साल के बारे में होती है कम से कम। तो हम जब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं तो हम एक लॉन्ग टर्म गोल, एक दीर्घकालिक गोल लेके चलते हैं, लॉन्ग टर्म गोल लेके चलते हैं, जो कम से कम 2-3 साल बाद तक का होता है। फिर उसको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करते हैं, वो अलग चीज है, वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में नहीं आएगा। अब उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है,
उसमें आपको और क्या चीज अच्छे से कर सकते हो आप, वो छोटा अलग चीज हो गई, लेकिन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हमेशा लॉन्ग टर्म होती है, तो ए इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following committees dealt, which of the following committee, basically not committees, which of the following committee, which of the following committee dealt with industrial training institutes and skill development initiation scheme? इनमें से कौन सी कमिटीज है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम के बारे में बात करती है, ये आपको बताना है। पहला है, मतलब ए है किरीट सोमैया कमेटी, दूसरा है मिहिर शाह कमेटी, तीसरा है सुनील मेहता कमेटी और चौथा है नन ऑफ दी अबव। कौन सी ऐसी कमेटी है जो आईटीआई और स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम के बारे में बात करती है? तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। ए, किरीट सोमैया कमेटी। किरीट सोमैया कमेटी बनाई थी सरकार ने, जिसका काम आईटीआई और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए स्कीम जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसका क्या प्रोग्रेस है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही है, कितना उसका इम्पैक्ट रहा है, इस सबको देखने के लिए। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किरीट सोमैया कमेटी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द NSDC, that is National Skill Development Corporation, is or are true? यहां पर दो दिए हुए हैं, सेकेंड वाला यहां से दो आपको स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। दोनों सही है दोनों गलत है, ये बताना है। NSDC इज अ नॉन प्रॉफिट कंपनी। पहला स्टेटमेंट क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दैट इज NSDC। NSDC इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। और दूसरा क्या है? NSDC हैज बीन सेट अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। NSDC जो है उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बनाया है, सेटअप किया है। तो इसका सही आंसर क्या है ये बताना है कि कौन से सही है। NSDC जो है एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है और दूसरा NSDC हैज बीन सेट अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका कौन सा सही है? तो इसके दोनों ही सही है। आप लोग जो ए बता रहे हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है क्लासेस में कि NSDC को बनाया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको बनाया था। ये तो आपको पता ही है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन ये NSDC जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने नहीं बनाया। आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि MSDE जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है उसने इसको बनाया होगा, तो आपका गलत है, क्योंकि इसका जो ये जो सेटअप की गई थी ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये जो है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज A and B बोथ, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको 2-3 स्टेटमेंट दिए जाए और बताया जाए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, या जो रीजन और एक्सप्लेनेशन वाले होते हैं वो वाले। ठीक है, तो इसको बनाया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु आर चैंपियन एम्प्लॉयर्स अंडर DDU GKY? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, इसमें आपको बताना है कि चैंपियन एम्प्लॉयर्स किन्हें कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत। पहला है, ए है पार्टनर्स हु कैन ट्रेन 5,000 और अबव कैंडिडेट ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। बी है पार्टनर्स हु कैन ट्रेन 10,000 और अबव कैंडिडेट्स ओवर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स। तीसरा है पार्टनर्स हु कैन ट्रेन 10,000 और अबव कैंडिडेट्स ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। और डी है पार्टनर्स हु कैन ट्रेन 5,000 और अबव कैंडिडेट्स ओवर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में आया भी है जिसमें स्किल डेवलपमेंट पूछा जाता है, शायद MPPSC या किसी एग्जाम में एक बार पूछा गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत आप चैंपियन एम्प्लॉयर्स किन्हें कहेंगे? ऐसे पार्टनर्स जो 1 साल में 5,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को ट्रेन करें, ऐसे पार्टनर्स जो 2 साल में 10,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को ट्रेन करें, ऐसे पार्टनर्स जो 1 साल में 10,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को ट्रेन करें, और ऐसे पार्टनर्स जो 5,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को 2 साल में ट्रेन करें। ठीक है, एमपीपीएससी में आया है जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। तो द आंसर इज डी फॉर दिल्ली। मतलब दिस इज द फैक्चुअल आंसर, फैक्चुअल क्वेश्चन बेसिकली। डी फॉर दिल्ली आपको मैंने पढ़ाया भी है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत हम एक्टिव चैंपियन एम्प्लॉयर्स उनको बोलेंगे, चैंपियन एम्प्लॉयर्स उन पार्टनर्स को बोलेंगे जो 2 साल में 5,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को ट्रेन कर दे। ऐसे पार्टनर्स जो 2 साल की अवधि में, 2 साल के पीरियड में 5,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को, मोर देन 5,000 कैंडिडेट्स को ट्रेन कर दे, 5,000 और अबव कैंडिडेट्स को ट्रेन कर दे, उनको बोलेंगे कि वो हमारे चैंपियन एम्प्लॉयर है। 5,000 और अबव, ऐसा नहीं 5,000 से ज्यादा ही होना चाहिए, या तो 5,000 हो या 5,000 से ज्यादा, याद रखना 5,000 और अबव। 5,000 भी चलेंगे और फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो डी फॉर दिल्ली इज योर आंसर। ये आपकी स्कीम्स का क्वेश्चन है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ये एनएसडीसी, मतलब वेरियस बॉडीज जो है, सिस्टम जो है पूरा स्किल डेवलपमेंट का जो सिस्टम बना हुआ है, उसमें कौन कौन सी बॉडीज है, कैसे काम करती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ना। तो एक ओवरऑल सिस्टम जो स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए काम कर रहा है गवर्नमेंट का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है। और इससे पहले वाला जो है ये कमिटीज से है। अच्छा, अभी मैंने आपको नहीं बताया, ये तो मैंने बता दिया था, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का क्वेश्चन है। ये वाला आपका स्वॉट एनालिसिस का था, ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का क्वेश्चन है। आपके सिलेबस में एक टॉपिक है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये जो क्वेश्चन है ये स्कीम्स का क्वेश्चन है, वेरियस स्कीम्स नहीं बल्कि कमेटी का है, कमेटी और स्कीम दोनों का है। कमेटीज का क्वेश्चन है क्योंकि रिकमेंडेशन के बारे में है। तो ये जो क्वेश्चन है दिस इज रिलेटेड टू वेरियस कमिटीज जो स्किल डेवलपमेंट के से रिलेटेड रिकमेंडेशंस देने के लिए बनाई गई है। तो ये कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कमिटीज दैट आर सेट अप फॉर रिकमेंडेशन अबाउट वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। ये वाला क्वेश्चन एनएसडीसी मैंने आपको बता दिया। और ये जो क्वेश्चन है ये स्कीम्स का है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना स्कीम्स का क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। न्यू जीएसपी इन मध्य प्रदेश इज नेम्ड आफ्टर ए फॉर ए कबीरदास, बी टंट्या भील, सी दीनदयाल उपाध्याय एंड डी संत रविदास। ये जो है आपको बताना है कि जो नया जीएसपी बना है मध्य प्रदेश में भोपाल में, वो किसके नाम पे। जीएसपी इज क्या, जीएसपी का फुल फॉर्म भी आप लोग बताइए अगर आप लोगों को पता हो तो, जो लोग लाइव में, जीएसपी का क्या फुल फॉर्म है बताइए। और आंसर आप लोगों को पता ही होगा। जीएसपी का फुल फॉर्म क्या है, देखिए इसका आंसर मैं बता देता हूं कि ये संत रविदास के नाम पर है। तो आपका आंसर डी जो है दैट इज योर करेक्ट आंसर, संत रविदास के नाम पे ये है। ठीक है, ग्लोबल स्किल्स पार्क, यस ग्लोबल स्किल, इसका नाम है एसएसआर जीएसपी। फुल फॉर्म पूरा नाम क्या है, एसएसआर जीएसपी। एसएसआर जीएसपी का क्या मतलब है, संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क, जो बना है भोपाल में। ठीक है, संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क। तो जीएसपी किसके नाम पे है, संत रविदास या संत शिरोमणि रविदास, जो भी आप बोलो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोसा स्टैंड्स फॉर, ये बताइए कोसा किसके बारे में है। कोसा स्टैंड्स फॉर ए कन्वेंशनल ऑक्यूपेशनल स्किल्स अथॉरिटी, बी कॉलेज फॉर ऑक्यूपेशनल स्किल्स एंड एग्रीकल्चर, सी सेंटर फॉर ऑक्यूपेशनल स्किल्स एक्विजिशन एंड डी सेंटर फॉर ऑर्गेनाइज्ड स्किल्स एक्विजिशन। कोसा का क्या फुल फॉर्म है ये आपको बताना है, ये एक्रोनियम है। कन्वेंशनल ऑक्यूपेशनल स्किल्स अथॉरिटी, कॉलेज फॉर ऑक्यूपेशनल स्किल्स एंड एग्रीकल्चर, सेंटर फॉर ऑक्यूपेशनल स्किल्स एक्विजिशन एंड सेंटर फॉर ऑर्गेनाइज्ड स्किल एक्विजिशन। तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है जैसे कि एमसीक्यूज में मोस्टली होते हैं। ये सी फॉर कैलकाटा इज राइट आंसर, सी आपका करेक्ट आंसर है, सेंटर फॉर ऑक्यूपेशनल स्किल्स एक्विजिशन। ये भी कहां पर है, कहां पर बना हुआ है ये भी आपका बना हुआ है भोपाल में। ये दरअसल जीएसपी के अंतर्गत ही आता है, दो इंस्टीट्यूट है जीएसपी में, उनमें से एक है
कैट और एक है कोसा। जीएसपी में दो इंस्टीट्यूट्स हैं ग्लोबल स्किल पार्क में, दोनों अलग अलग पर्पस से बनाए हुए हैं, एक है कोसा एक है कैट। ठीक है, तो क्योंकि जीएसपी भोपाल में है तो कोसा भी भोपाल में है, जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर ऑक्यूपेशनल स्किल्स एक्विजिशन। ये बेसिकली वोकेशनल ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ इंस्टीट्यूट है, जिसमें हाई लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज के साथ वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे आप कोई भी ऑक्यूपेशन ना सिर्फ आपके लिए डोमेस्टिक मार्केट खुले, बल्कि उस ट्रेनिंग को लेने के बाद इंटरनेशनल मार्केट भी आपके लिए खुल जाए। तो ये उसी के बारे में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वहां पर थोड़ा सा एडवांस लेवल की ट्रेनिंग आपको दी जाती है। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ संकल्प इंक्लूड। संकल्प का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको बताना है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ संकल्प इंक्लूड, फर्स्ट है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। दूसरा है क्वालिटी अश्योरेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। थर्ड है इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन इन स्किल डेवलपमेंट। और फोर्थ है एक्सपेंडिंग स्किल्स थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब ऑप्शंस नीचे दिए हैं आपको, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। ए है, बी है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं तो आपको दिखेगा, बी है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, एंड डी है चारों, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, राइट। सी बी, व्हाट सी बी, एक या दो, दोनों बता रहे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ संकल्प इंक्लूड, पहला है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। संकल्प का क्या ऑब्जेक्टिव है मेन, ये आपको बताना है। इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथ करना, नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। पहली चीज है, जो इंस्टीट्यूशंस है हमारे जिनमें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल डेवलपमेंट कराया जाता है, उनको और ज्यादा एडवांस करना है, उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना सभी 3 लेवल्स पे, नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फिर दूसरा क्या है, क्वालिटी अश्योरेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं उनके माध्यम से क्वालिटी स्किल डेवलपमेंट को अश्योर करना। तीसरा, इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन इन स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट की प्रोसेस में जो हमारे मार्जिनलाइज्ड या डिप्राइव्ड सेक्शन है उनको शामिल करना, ताकि वो भी एम्पावर हो सके। और चौथा है एक्सपेंडिंग स्किल्स थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। प्राइवेट लोगों को भी इसमें जोड़ना, मतलब प्राइवेट पार्टनर्स को भी जोड़ना और उनको जोड़ करके ये इंश्योर करना कि हम ज्यादा स्किल मतलब ज्यादा स्किल्स को ज्यादा एक्सपैंड कर सके, ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। गवर्नमेंट का अपना एक लिमिट है, प्राइवेट पार्टनर्स को भी इन्वॉल्व करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन प्रोग्राम्स की पहुंच इंश्योर करना। तो ये आपको बताना है। मेरे हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चारों ही संकल्प में है, तो इसका सही आंसर जो है वो डी फॉर दिल्ली है। ये जो चारों पॉइंट ऊपर लिखे हुए हैं, ये चारों के चारों जो है ऑब्जेक्टिव है इसके, ठीक है, चारों के चारों इसके ऑब्जेक्टिव है, राइट। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आप बता रहे हो, थर्ड नहीं, थर्ड भी है ना इसमें, थर्ड क्यों नहीं है, चारों ही है इसमें। डी जो है वो सही आंसर है, क्योंकि संकल्प में प्राइवेट पार्टनर को इन्वॉल्व किया गया है। संकल्प जो स्कीम है उसमें इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेज जो होता है, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेज, इस पर बात की जा रही है। और साथ ही साथ इसमें जो इंडस्ट्रीज हैं उनको इनवाइट किया जाता है कि आप भी जो है हमारे इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़ो और वेरियस स्कीम्स में पार्टिसिपेट करो। तो ये जो है इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप वाले भी शामिल। अगला देखते हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना रिलेट्स टू द स्किल डेवलपमेंट। ये देखिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दैट इज DDU-GKY, किसकी स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है? DDU-GKY किसकी स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है? ए इज exclusively ST/SC members from rural areas, rural women only, rural students only और rural youth। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दैट इज DDU-GKY, इसके अंतर्गत कौन से लोग एलिजिबल है? सीधी सी बात है, कौन से लोग एलिजिबल है स्किल डेवलपमेंट के लिए? रूरल एरियाज के SC और ST के मेंबर सिर्फ, एक्सक्लूसिवली लिखा है, एक्सक्लूसिवली।
रूरल एरियाज के सिर्फ वो मेंबर जो SC ST से बिलोंग करते हैं, ST या SC कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और रूरल एरियाज के हैं वही लोग एक्सक्लूसिवली मतलब केवल। दूसरा है ग्रामीण इलाकों की रूरल एरियाज की विमेन सिर्फ। तीसरा है रूरल एरियाज के स्टूडेंट्स सिर्फ। और चौथा है रूरल यूथ कोई भी इसमें है। तो क्या इसका आंसर आएगा? इसका आंसर है डी फॉर दिल्ली। रूरल यूथ को ये टारगेट है। DDU-GKY जो योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जो किसको डेडिकेटेड है? पूरी तरह से रूरल यूथ को, रूरल एरियाज की यूथ को डेडिकेटेड है। अगला देखते हैं, ये भी फैक्चुअल है। इन विच ईयर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन वाज सेट अप एज स्टैट्यूटरी बॉडी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। AICTE जो है, AICTE दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये किस साल स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा? आपको ये बताना है। ऑल इंडिया काउंसिल जो है वो किस साल स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी? अच्छा, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन अभी अपन ने देखे, कौन से उसके हैं ये भी नहीं बताया मैंने आपको। हाँ, ये स्कीम्स का क्वेश्चन था। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये GSP का, मतलब ये भी एक सेटअप का है। तो ये आपका GSP का क्वेश्चन है जो कि एक ओवरऑल सिस्टम से है। ये कोसा भी जो है सिस्टम का ही है बेसिकली। कोसा भी जो है वो सिस्टम का ही है बेसिकली। और अगला जो है ये स्कीम्स का है, संकल्प स्कीम है। और ये वाला भी स्कीम्स का है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये भी स्कीम है। और ये जो है ये भी आपका बेसिकली ये AICTE बॉडी है। दो बॉडीज आपके सिलेबस में है, NCVET और AICTE, इन दो बॉडीज से रिलेटेड। AICTE को कब जो है ये बना तो 1945 में था, इवन बिफोर आवर इंडिपेंडेंस। 1945 में ये बना था। AICTE वाज फॉर्म्ड इन 1945। लेकिन इसको स्टैट्यूटरी दर्जा कब दिया गया, स्टैट्यूटरी स्टेटस कब दिया गया और किस एक्ट के तहत दिया गया, ये आपको बेसिकली बताना है। देखिए, एक्ट कब पास हुआ ये नहीं बताना है, कब वो इंप्लीमेंट हुआ, कब ये सेटअप हुआ। देखिए, सेटअप शब्द लिखा है, इसी में आप कंफ्यूज होते हो। आपसे एक्ट का नहीं पूछा कि एक्ट कब पास हुआ, केवल ये कहा गया है कि इसको सेटअप कब किया गया। तो ये है B फॉर बॉम्बे 1987। एक्ट कब पास हुआ ये नहीं पूछ रहे हैं, सेटअप कब हुआ ये पूछा जा रहा है। तो 1987 जो है उसमें जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह से सेटअप हुआ है। ठीक है, AICTE का दिया ही नहीं है, नहीं दिया है AICTE का नोट्स में। AICTE तो नोट्स में है, थर्ड ये सेकेंड यूनिट में देखना आप लोग। AICTE और NCVET दोनों का दिया हुआ है। NCVET और AICTE दोनों का आपके नोट्स में दिया हुआ है, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। तो 1987 जो है वो इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ के आज जो है हमारा प्रैक्टिस सेशन आज का यहाँ पर खत्म करते हैं। होप आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से थोड़ी सी मदद मिली होगी। लगातार आपके लिए प्रैक्टिस सेशंस आते रहेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे जब तक आपकी एग्जाम नहीं होती। प्रैक्टिस सेशंस जो है वो लगातार आते रहेंगे। ठीक है, तो आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ और जितने ज्यादा से ज्यादा MCQs होंगे हम सॉल्व करेंगे। तो आज के सेशन को यहाँ खत्म करते हैं। इसके प्रीवियस एक और सेशन है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो ठीक है, मुझे बता दीजिए अगर देखा है क्या, और नहीं देखा है तो फिर उसको आप देख लेना। तो ये जो है इसको अपन फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास को अपन यही खत्म करते हैं, अब अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।